सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास का भी विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण रोल रहा है और इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग इसके इतिहास में जो भी पार्ट बाय पार्ट हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है और इसके किस भाग से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उन सारे चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे और बारीकी से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अगर उसकी बात किया जाए तो हम लोग इसको नंबरिंग वाइज से बात करते हैं। तो भारतीय इतिहास के मुख्यतः 3 पार्ट कौन कौन है? आइए सबसे पहले इसके हम लोग प्राचीन इतिहास का सबसे इसका पहला पार्ट है प्राचीन इतिहास, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और इसमें इसका वर्णन भी हम लोग कुछ थोड़ा करते चलेंगे और डिटेल से फिर हम आगे इसका चर्चा करेंगे। अगर इसका टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इसमें आपको 5 लाख, अगर बात किया जाए 5 लाख से 2.5 लाख ईसा पूर्व से 711 ईस्वी तक इसमें आपको वर्णन है। 711 ईस्वी तक इसमें वर्णन किया गया है। अब देखा जाए कि इसमें अगर बात किया जाए, प्रमुख चीज की बात किया जाए कि इसमें क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, तो प्राचीन इतिहास में हम लोग वेद, पुराण, सभ्यताएं, जितने भी सभ्यताएं हैं, जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सारे जितने भी सभ्यताएं हैं इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, गुप्त वंश, मौर्य वंश और बहुत सारी चीजें हैं, इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजों को हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि प्राचीन इतिहास में आपको वेद, पुराण, सभ्यताएं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, गुप्त वंश, मौर्य वंश इत्यादि आदि वंशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो आपका देखिए 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 711 ईस्वी तक इस प्राचीन इतिहास में रखा गया है। चलिए अब दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसके दूसरे जो पार्ट हैं उसको हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, और यहां पर देखिए इसको मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं। और इसके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड 711 से 12 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना गया है। 1707 ईस्वी तक माना गया है। कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में, याद रखिएगा, मध्यकालीन इतिहास में आपको मुख्य तौर पे इसमें मुस्लिम इतिहासकारों का वर्णन है, मुस्लिम राजवंशों का वर्णन है, मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पे एक आपको हम ट्रिक बताते हैं जिसमें पता चलेगा कि इसमें किस किस वंशों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, और उसके अलावा और कुछ वंश भी आएंगे, लेकिन मुख्य तौर पे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये है गुलाब खिले तो सूंघ लो महक। अब देखिए इसमें इसका तात्पर्य क्या है, सो इसमें देखा जाए गुलाब खिले तो सूंघ लो महक, इसका अर्थ है गुलाब से गुलाम वंश। गुलाब से चर्चा किया जाए तो कौन सा वंश? गुलाम वंश। खिले मतलब खिलजी वंश,
खिलजी वंश, तो का अर्थ हुआ यहाँ पे तुगलक वंश, सुंग का अर्थ यहाँ पे हुआ सैयद वंश, लो का अर्थ हुआ लोदी वंश, और महक का यहाँ पे अर्थ हुआ मुगल वंश। काफी महत्वपूर्ण, मुगल वंश। देखिए इसमें ये हम आपको देखा जाए, इसमें जितने भी वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सभी मुस्लिम वंश से संबंधित है, और इसीलिए कहा जाता है कि मध्यकालीन इतिहास में अधिकांश मुस्लिम राजवंशों का शासन रहा और कई वर्षों तक आपको मुस्लिम शासन भारत पर देखने को मिला। चलिए अब हम लोग इतिहास के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, और इस तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके आपको प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान गए, और इसके तीसरे पार्ट जो होता है काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आपको विभिन्न एग्जामों में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल उससे ज्यादातर प्रश्न आते हैं, और वो है तीसरा, इसका हम यहाँ पे लिखते हैं, वह है आधुनिक इतिहास। और यह जानिए आधुनिक इतिहास में इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, और ये आजकल ट्रेंड में है, काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो इसके बारे में फिर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास में हम लोग इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1707 ईस्वी से यहाँ से आपको अगर किया जाए तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता जब हम लोगों को मिली थी, भारत जब स्वतंत्र हुआ था वहां तक लीजिए, या यहाँ इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज तक का टिल नाउ, है ना, आज तक का इतिहास लिया जाए तो आपको इसमें आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात अगर किया जाए तो काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज किया जा सकता है कि इसमें मुगल वंश का अंत, मुगल का पतन, उसके बाद 1857 का विद्रोह, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और महत्वपूर्ण बातें इसमें है जो हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। अब देखिए आजकल इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग आधुनिक इतिहास से ही स्टार्ट करेंगे। इसका कार्यकाल एक बार पुनः देख लेते हैं। 1707 ईस्वी से लेकर 1947 भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब तक का इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं, या आज अभी एक दूसरी भाषा में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आज तक का जो इतिहास है वह आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यतः मुगल का पतन, 1857 का विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसका अगर हम लोग इसको अगर स्टार्ट करें तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें मुगल वंश के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त रहना चाहिए, तब जाके हम लोग आधुनिक इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुआ और मुगल के संस्थापक कौन थे, और इसके बारे में पूरे हम इसके एक एक करके मुगल वंश को पढ़ लेंगे, तब धीरे धीरे हम लोग आधुनिक इतिहास में आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मुगल वंश की ओर। चलिए अब हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। अगर इतिहास के नजरिया से देखा जाए तो आपका इसका कार्यकाल देखिए 1526 से लेकर 1707 तक लगभग 200 वर्ष का शासन। और यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें कि इसके संस्थापक कौन थे और कैसे कैसे मुगल वंश का भारत में आगमन हुआ, भारत में मुगल वंश का नींव पड़ा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए इसके संस्थापक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मुगल वंश का जो संस्थापक थे उनका नाम था बाबर। और यहाँ एक चीज जान लीजिए, बाबर का अर्थ यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बाबर शब्द का अगर अर्थ देखिएगा तो इसको हम लोग बब्बर भी कह सकते हैं। और बब्बर का अर्थ होता है, बब्बर शेर का नाम आप लोग सुने होंगे, बब्बर शेर, लायन। अब यहाँ पे याद रखिए इसका अर्थ होता है लायन, शेर। और देखा जाए बाबर की पूरी जीवनी को देखा जाए तो इसके जीवनी शेर से कम नहीं कहा जा सकता है। इसका जो इसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया और जिसको यह मतलब लड़ते हुए एक बहुत बड़ा शासन काल का नींव डालने का काम बाबर ने किया। चलिए जानते हैं कि बाबर कौन था और यह कहां से आया था और भारत में मुगल वंश की नींव कैसे डाला था। ठीक है, अब देखिए बाबर का पूरा नाम अगर पहले जाना जाए, इसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इसका जो जन्म हुआ था याद रखिए 14 फरवरी 1483 ईस्वी को जन्म हुआ था। और वह जगह था, जन्म स्थान इसका था फरगना। और यह फरगना आप लोग को याद होना चाहिए, अभी यह उज्बेकिस्तान एक देश है वहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे समझिए बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और वह अभी एक देश है उज्बेकिस्तान, उसी देश में एक जगह है फरगना। और फरगना में ही बाबर का जन्म हुआ था। याद रखिए उज्बेकिस्तान आपको USSR से टूट के बना हुआ एक देश है। USSR यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया। यह एक बहुत बड़ा संघ मतलब एक भाग था जो 5 भागों में टूट गया। यह 5 भागों में टूट गया 25 जनवरी 1991। 25 जनवरी 1991 में USSR का 5 भाग हो गया और उसी भाग में से एक टुकड़ा उज्बेकिस्तान मुल्क के रूप में उभरा। और उज्बेकिस्तान में ही एक जगह है फरगना, फरगना जहां पे बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता फरगना के शासक थे। याद रखिए बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा। एक एक चीज को हम लोग पढ़ते चलेंगे और बहुत ही इजी वे से। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा वह फरगना के शासक थे। याद रखिए बाबर के जो पिता थे वह तैमूर लंग वंश के थे। तैमूर लंग वंश के थे। और देखा जाए तो बाबर का पिता की ओर से अगर पीढ़ी की बात किया जाए तो बाबर 5वीं पीढ़ी का संतान था।
पिता के वंशज की ओर से चर्चा किया जाए तो बाबर 5वीं पीढ़ी का संतान था। और याद रखिए यहाँ से तैमूर लंग वंश के बारे में याद रखिए कि तैमूर लंग वंश भारत पर आक्रमण कर चुका था और इसकी जो बाबर की माता जो थी उसके वंशज भी भारत पर आक्रमण कर चुका था। तो यहाँ पे इसके बारे में जानिए। बाबर के माता या अम्मी बोल सकते हैं और बाबर की जो अम्मी थी कुतलुब निगार खानम, कुतलुब निगार खानम। और ये याद रखिए कुतलुब निगार खानम चंगेज वंश की थी। चंगेज खान वंश या चंगेज वंश बोलिए। और यहां से देखा जाए तो बाबर इसकी ओर से 14वीं पीढ़ी का था। बाबर का जो स्थान आता था चंगेज खान वंश की ओर से 14वीं पीढ़ी का था। और यह भी आपको चंगेज खान वंश भी भारत पर आक्रमण कर चुका था 1221 ईस्वी में। और यह तैमूर लंग वंश 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर चुका था। तो याद रखिए कि बाबर के अगर यहाँ पे बात किया जाए, बाबर के बारे में बात किया जाए तो बाबर के शरीर में 2 महान वंश का खून दौड़ रहा था। एक तैमूर लंग वंश का जो उसके पिता तैमूर लंग वंश के थे और उसकी माता कुतलुब निगार खानम चंगेज खान वंश की थी। और यह दूसरा बाबर के शरीर में चंगेज खान वंश का खून दौड़ रहा था। इससे पता चल रहा है कि बाबर कितनी बड़ी हस्ती था। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे कि यहां से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए कि मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से 1707 तक रहा। और इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? बाबर थे। बाबर को बब्बर भी बोल सकते हैं और बब्बर का अर्थ होता है लायन, लायन का अर्थ हुआ शेर। अब देखिए बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इनका जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में। अब देखिए ये फरगना कहाँ है इसके बारे में जानिए। अभी एक उज्बेकिस्तान एक देश है और उसी उज्बेकिस्तान देश में एक जगह है फरगना। यह उज्बेकिस्तान कैसे बना सो समझिए। यूएसएसआर एक संघ पूरा बहुत बड़ा भाग था जो 5 भागों में टूट गया 25 जनवरी 1991 में। और उसी का एक टुकड़ा उज्बेकिस्तान था और उसी उज्बेकिस्तान में एक जगह फरगना था और उसी फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर के जो पिता थे वह फरगना के शासक थे। उनका नाम था उमर शेख मिर्जा और ये तैमूर लंग वंश के थे। बाबर को देखा जाए तैमूर लंग वंश के अनुसार तो बाबर 5वीं पीढ़ी का संतान था। उसके अम्मी का नाम कुतलुब निगार खानम था और ये चंगेज वंश की थी। चंगेज वंश के अनुसार बाबर को देखा जाए तो 14वीं पीढ़ी का संतान था। ठीक है, चलिए अब आगे इसको ले चलते हैं। अब आगे देखिए कि बाबर अचानक क्या होता है कि मात्र 11.5 वर्ष का बालक बाबर उसके जीवन में उथल पुथल आ जाता है। जब वह 11.5 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो जाता है 1494 ईस्वी में। तो अब देखा जाए कि बाबर के पिता का जो देहांत हो जाता है, याद रखिएगा देहांत या इंतकाल जो भी बोलिए, बाबर के पिता का देहांत 1494 ईस्वी में हो जाता है, इंतकाल हो गया। अब याद रखिए यहाँ से बाबर के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। यहीं से बाबर के जीवन का समझिए
कि पड़ाव चालू हो गया। यहाँ तक बाबर बड़ा ही खुशहाल था, लेकिन जब इसके पिता का देहांत हुआ उस समय बाबर मात्र, आपको याद रखिए, बाबर जो था मात्र लगभग 11.5 वर्ष का था। ठीक है। अब क्या हुआ, देहांत होने के बाद बाबर फरगना के शासक बन बैठा। अब फरगना का शासक जो है कौन बन गया, बाबर। अब देखिए यहां से क्या कहानी बनेगा। फरगना का शासक बाबर बन गया, लेकिन बाबर का उस समय उम्र कितना था, 11.5 वर्ष। उस समय बाबर के राजपाट की देखभाल उसके चाचाओं जो थे वो लोग करते थे, लेकिन ऐसा इसके कुछ दिनों के बाद ही इसके जीवन में ऐसा हुआ कि बाबर को अपनों से ही धोखा मिल गया। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बाबर के चाचा सब इसके साथ धोखा दे दिया। अब हुआ क्या कि एक उज्बेक नेता सैबानी खान था, उज्बेकिस्तान का नेता को हम लोग उज्बेक नेता कहते हैं। एक उज्बेक नेता सैबानी खान था जो बाबर के चाचाओं से मिलकर षड्यंत्र रच डाला और एक आगे चल के बाबर से सैबानी खान युद्ध करेगा और बाबर को परास्त कर देगा। एक नन्हा सा 11.5 वर्ष का बालक सैबानी खान से कैसे लड़ पाएगा। अब यह बालक को क्या करता है, याद रखिए कि इसको परास्त कर देता है सैबानी खान बाबर के चाचाओं से मिलकर, और इसको कहता है कि तुम फरगना से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें फरगना में ही दफना देंगे। तो बाबर, अब चलिए देखते हैं कि कैसे क्या हुआ आगे। देखिए कुछ दिनों तक बाबर राज किया, उसके बाद 1501 का समय था। 1501 याद रखिएगा, यह बाबर के जीवन का वह वर्ष था जिस समय वह पहली युद्ध लड़ने जा रहा था, 1501 में। अब देखिए 1501 में बाबर का युद्ध होगा सैबानी खान से, एक उज्बेक नेता था। उस युद्ध का नाम था सरेपुल की लड़ाई। सरेपुल की लड़ाई याद रखिए, कई बार पूछ भी दिया है कि सरेपुल की लड़ाई कितने ईस्वी में लड़ा गया था, तो आपको बताना है 1501 ईस्वी में, द बैटल ऑफ सरेपुल। और इसमें याद रखिए किसके किसके बीच में युद्ध हुआ, तो आपको याद रखना है बाबर और दूसरा था सैबानी खान। सैबानी खान। और याद रखिए ये बाबर कौन था, तो फरगना का शासक, फरगना का शासक। और सैबानी खान कौन था, तो ये था एक उज्बेक नेता, उज्बेक नेता। और याद रखिए यहां से कहानी क्या बना, तो देखिए बाबर को सैबानी खान ने इस युद्ध में बुरी तरह से परास्त कर दिया। सैबानी खान बाबर के चाचाओं से मिलकर बाबर को हरा दिया और बाबर को कहा कि तुम फरगना को भूल जाओ, फरगना को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो फरगना में ही दफना दिए जाओगे। और बेचारा बाबर यहां से मान लिया, वह बाबर फरगना छोड़ने का निर्णय लिया और फरगना छोड़ दिया। याद रखिए इस युद्ध में बाबर को इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफी मदद की थी, जिनका नाम दौलत खान बेगम था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। अब आइए यहां से कहानी क्या बनता है उसको देखिए। यहीं से बाबर के जीवन में अंधकार सा छा गया। अब क्या होता है कि 1501 में
बाबर फरगना को त्याग दिया और फरगना को इसको छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके मन में एक चीज हमेशा चलता था कि मैं राजा का पुत्र हूं और आज न कल मैं राजा बन के रहूंगा और पुनः फरगना मेरे अंदर में होगा। एक दिन आएगा ऐसा जिस दिन हम फरगना पर राज करेंगे। लेकिन याद रखिए, आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि बाबर ने कई युद्ध लड़ा और कितनी युद्ध लड़कर काफी विजयी प्राप्त किया, लेकिन फरगना को वह कभी जीत नहीं पाया। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि 2-3 सालों तक बाबर इधर उधर भटकते रहा, पहाड़ियों पर, झीलों पर, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ये भटकते रहा इधर उधर। और हमेशा इसके मन में यही चल रहा था कि कोई ऐसा राज्य मिले जहां पर हमें उस राज्य के नेता, मतलब जो भी उस राज्य के शासक होंगे, उस शासक पे आक्रमण करके उस राज्य को अपने अंदर करके वहां से रणनीति तैयार करे। और देखिए इसी दरमियान उसको 1504 ईस्वी में काबुल नजर आया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, काबुल के बारे में क्या कहानी है। चलिए अब देखिए 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पहुंचा और वहां पे उसने देखा कि काबुल का जो शासक था, याद रखिए अफगानिस्तान की जो अभी राजधानी है काबुल, वहां पर वह बाबर पहुंचा और वहां के जो शासक थे उनका नाम था उलुग बेग। याद रखिएगा उलुग बेग। अब यहाँ देखिए कि काबुल के जो जनता थे, उलुग बेग का जो जनता था, वहां उलुग बेग के जो सैनिक गण थे वह अपने राजा से नाराज था और वह सभी इसी तलाश में था कि कब यह हटकर, मतलब कब इसको हटाया जाए और दूसरे राजा को बैठाया जाए। इसी दरमियान बाबर को वहां की जनता की मनोवृत्ति समझ में आ गया और बाबर उलुग बेग के सेना से मिलकर वहां एक रणनीति तैयार किया। उलुग बेग के जनता के बीच में भ्रम पैदा करके अपने अंदर में मिला लिया और उलुग बेग पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके काबुल को जीत लिया। यहां से याद रखिएगा बाबर जो है, बाबर की पहली जो जीत मिली थी वह काबुल में मिली थी। और ये याद रखिए बाबर के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। काबुल को बाबर जीत गया था 1504 ईस्वी में, बाबर ने जीत लिया। और याद रखिएगा क्या हुआ, 1504 ईस्वी में यह काबुल को जीत लिया। उसके बाद कुछ दिनों में बाबर ऐसे रणनीतिकार बन गया कि इसके आसपास के जितने भी एरिया था, आसपास के जो छोटे छोटे शासक थे, सबको हराकर अपने में बाबर मिला लिया, काबुल में मिला लिया। यहां से याद रखिएगा कि काबुल के जितने भी आसपास के छोटे छोटे रियासती शासक जो थे वो सब बाबर से हारकर बाबर के कुछ अंदर में आ गए, कुछ मारे गए। और यहां से काबुल पर बाबर का मजबूती से शासन जारी हो गया। और याद रखिए इसी बीच में बाबर एक बार फरगना पर आक्रमण किया, लेकिन वह फरगना को जीत नहीं सका। और 1507 में बाबर अपने आप को एक उपाधि धारण करता है। पहले राजा लोग जो होते थे वह खुद उपाधि धारण करते थे, तो 1507 में अपने आप को बादशाह या बादशाह इसकी उपाधि धारण किए। अब देखिए
इस बीच में क्या हुआ कि बाबर पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध हो गया था। उसी समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए नौता जाता है, लेकिन बाबर उसको इनकार कर देता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि बाबर का भारत में कैसे आगमन होता है और किस तरह से वह दिल्ली को अपने अंदर में करता है। दिल्ली का मतलब एक समझिए कि भारत को अपने अंदर में कर लिया। वहीं से उसका चालू हुआ कि भारत में रणनीति कैसे बनाया जाए, दिल्ली को अपने अंदर में कैसे जीता जाए। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि भारत आने के लिए बाबर को किस किस ने न्योता भेजा और कौन दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए कहा, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए